दोस्तों, कल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है कि जैसे जिसकी तैयारी आप पिछले 1 साल से कर रहे हो और बहुत अच्छी वैकेंसी भी थी, सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भी 50,000 से ऊपर पदों की ये वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी की। उसमें जो एक विषय है इंग्लिश, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जनरली जो बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हों या फिर कुछ अच्छी, क्योंकि ये जो कंपटीशन है इस कंपटीशन में हर वो बच्चा शामिल होने वाला है। क्वालिफिकेशन भले से 10th पास है, लेकिन वो ही नहीं, इसमें ग्रेजुएशन वाले भी होंगे, जैसे बीएससी वाले भी होंगे, बीटेक वाले भी होंगे। तो उन सभी बच्चों के कंपटीशन में उनको इंग्लिश अच्छे से ऑलरेडी आती है, और वो बच्चे जो आर्ट्स से बिलोंग करते हैं या जिनका कहीं ना कहीं इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण चीज है। तो आज हम कुछ PYQs हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को लेकर के आपके सामने है, जिसमें जो टॉपिक आपके कल आने वाले हैं तो उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को साथ में उनका एक्सप्लेनेशन के साथ में हम आपके साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें पहला प्रश्न जो हमारा है, पहला प्रश्न हमारा जो है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ जो वर्ब है उससे जुड़ा हुआ है, तो बड़ी आसानी से हम समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, और अभी देखना हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन है जो हाई कोर्ट LDC जो एग्जाम हुआ था 19 मार्च 2023 को, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो जो क्वेश्चन है कि द सन ड्यूरिंग द डे। अब जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो हर टेंस में हम कुछ एडवर्ब्स पढ़ते हैं, टाइम एडवर्ब्स। तो उन टाइम एडवर्ब से हम पहचान सकते हैं, लेकिन जो बच्चे उनको रट करके जाते हैं तो वो यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें कोई भी टाइम वर्ड नहीं आ रहा है, ना टुडे आ रहा है, ना एवरी डे आ रहा है, ना ऑफन आ रहा है, ना यस्टरडे आ रहा है, ना टुमारो, तो कौन सी वर्ब करें। तो जिन बच्चों को रूल्स में कंफ्यूजन हो जाए, क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूजन हो जाए कि क्या भरें, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो सीधा सा आंसर है वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस को कैसे कट करें। जब हमें डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा होता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शंस को कट करना चाहिए। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी सेंटेंस में पास्ट एंड फ्यूचर से जुड़ा हुआ कोई भी एडवर्ब नहीं हो या प्रेजेंट का भी कोई एडवर्ब नहीं हो, मींस किसी भी टाइम से रिलेटेड, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इन तीनों में से किसी का भी यदि कोई एडवर्ब नहीं है तो हमेशा एक तो ध्यान रखना है कि वो प्रेजेंट टाइम से बिलोंग करेगा। प्रेजेंट टाइम से बिलोंग करेगा, इट मींस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट का हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट का भी हो सकता है। तो एक तो ये बेसिक सी चीज ध्यान रखनी है। तो अब ना तो ये पास्ट का है ना फ्यूचर का है, तो हमें पता चल गया ये प्रेजेंट का है। दूसरी बात, अब प्रेजेंट का है तो शाइंड क्या है, सेकंड फॉर्म है। जब प्रेजेंट में है तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। दूसरी बात, विल शाइनिंग, विल शाइनिंग कोई होता ही नहीं है, या तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा या विल और शाइनिंग के बीच में बी आएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। अब हमारा अगर हम देखें इसको कट कैसे करें, तो ध्यान देना दोस्तों, द सन, सन कौन सा नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है। हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन आएगी। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, यहाँ हैव है, और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ अगर हैज होता तो थोड़ा सा हम सोच सकते थे, लेकिन हम यहाँ सोचने के लिए भी मजबूर नहीं है, क्योंकि हमारी ये जो वर्ब है ये प्लूरल है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो एक ही मात्र ऑप्शन हमारे सामने बचता है, शाइन्स। It means the correct answer of the question is shines. The sun shines during the day. तो ये मैंने कोई भी रूल नहीं बताया अभी, ये सिर्फ मैंने ऑप्शंस को, नेगेटिव आंसर्स को, नेगेटिव ऑप्शंस को काट करके आपको एक सही रास्ते पर लेकर के आया। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन जिस रूल से बिलोंग करता है
कि हमेशा एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जिसे हम हिंदी में बोले शाश्वत सत्य, जो हमेशा है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज उगता है पूर्व दिशा से, द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सूरज हमेशा पश्चिम दिशा में अस्त होता है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है। ऐसे जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक जो फैक्ट्स होते हैं या मैथमेटिकल जो फैक्ट्स होते हैं, मैथमेटिकल जो फैक्ट्स होते हैं, उन क्वेश्चंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई ई एस का यूज किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना। मैं भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा आपके सामने एलेबोरेट नहीं कर सकता हूं, बट जो क्वेश्चन से रिलेटेड बात है हम यहाँ करेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कल टिकने वाले हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से पढ़ करके जाना। मैं तो ये कहता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस, इन 6 टेंसेस को पढ़ लेना। इन 6 टेंसेस में से आपके 100% कल क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। ओके दोस्तों, चलो इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद में हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, और आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ भी गया होगा। अब एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए पढ़ते हैं पहले। एज सून एज, आपके सामने कंजंक्शन आया है, ये कंजंक्शन है एज सून एज। ही, यहाँ एक कोमा लगा होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक हुआ, कोमा है, ब्लैंक है। He went for a walk। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है, क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, कंपटीशन की दुनिया का आपको सच पता ही है। ओके, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो क्लोजेस एक साथ जुड़ रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं, तो जिधर का इधर का, तो इसका कॉम्बिनेशन हमेशा ध्यान रखना कि अगर इधर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है एक साइड पे, तो एक साइड पे या तो प्रेजेंट होगा या फिर फ्यूचर होगा, मतलब प्रेजेंट के साथ कभी भी पास्ट नहीं आएगा। एक तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और यदि एक साइड पर पास्ट हो तो दूसरी साइड पर भी हमेशा पास्ट टाइम रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर होगा, बट पास्ट के साथ केवल और केवल पास्ट आएगा, ना प्रेजेंट आएगा ना फ्यूचर आएगा। तो यहाँ देखिए गो की सेकंड फॉर्म आ रही है वेंट, गो की सेकंड फॉर्म आ रही है वेंट, इट मींस ये पास्ट का है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है वो आपको पता है, आप अच्छे से जानते हो, इतने समय से तैयारी है। ये पास्ट का है, तो इसका मतलब इधर भी क्या होगा, पास्ट। तो सबसे पहले तो जो प्रेजेंट और फ्यूचर के वर्ब्स हैं उनको क्रॉस करिए, हैज ईटन प्रेजेंट परफेक्ट की आंसर को क्रॉस करिए। ईट्स किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट का है, क्रॉस करिए। विल ईट किसका है, फ्यूचर का है। तो वो बच्चा जिसको रूल याद नहीं है, वो बच्चा भी बड़ी आसानी के साथ में आंसर को टिक करके आएगा। मैंने अभी रूल नहीं बताया दोस्तों, सिर्फ ट्रिक बताई है क्वेश्चन को करने की, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस जब हम पढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस जब हम पढ़ते हैं, उस पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं, उस समय हम क्या पढ़ते हैं कि बिफोर एक कंजंक्शन है, इसके पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। तो वैसे ही ध्यान देना, ये आफ्टर है तो आफ्टर है, आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा,
तो इधर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। ऐसे ही ध्यान देना दोस्तों, एज सून, एज सून, एज जब आ रहा हो तो ध्यान देना वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है। इधर ध्यान देना दोस्तों, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है, क्योंकि ये भी पास्ट 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 होगा तो पास्ट आएगा। ये पास्ट है, पास्ट है, पास्ट है, पास्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है या पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके दोस्तों, तो यहां से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आया है। मैंने सीधा सीधा आपको आंसर्स को काटना सिखाया है, ऑप्शंस को कट करना सिखाया। जो बच्चा ऑप्शन को कट करना सीख जाता है, यदि उसका आंसर सटीक नहीं बैठ रहा होता है तब भी उसका आंसर राइट निकल जाता है दोस्तों। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कंपटीशन की दुनिया, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि जो कंजंक्शन है दो क्लोजेस को जोड़ेगा, जैसे बिफोर से बताया है ना, आफ्टर से बताया, अभी इफ होता है, इफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस कई बार आते हैं है ना, वो है, जैसे व्हाइल है, व्हेन है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट एक साइड पे तो दूसरी साइड पे या तो प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, पास्ट कभी नहीं होगा। और यदि पास्ट एक साइड पे तो दूसरी साइड पे हमेशा पास्ट होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, ट्रिक है। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आया हुआ है, आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2012 में। एक भी क्वेश्चन आज की जो क्लास है उसमें मन से बनाया हुआ नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बड़ी आसानी से समझिए। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। आई हिम नेक्स्ट मंथ, ये ध्यान देनी है दोस्तों। नेक्स्ट मंथ, आप सभी को पता है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ओके, टुमारो, टुमारो कौन से टेंस में आएंगे, हमेशा ध्यान देना दोस्तों, फ्यूचर टाइम में आते हैं। फ्यूचर टाइम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, ओके, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो सकता है। सिंपल सी बात है, नेक्स्ट आ रहा है इसका मतलब, और एक और एडवर्ब में बता देता हूं, फॉलोइंग। नेक्स्ट ना आकर के कई बार एग्जाम में क्या देता है, फॉलोइंग डे, ओके, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर, तो ये ध्यान रखना है। अब हमें ये तो पता चल गया किसके अंदर फ्यूचर आएगा, ऑप्शंस को कट करते हैं। हेड किसका है, पास्ट का, इट मींस ये आंसर नहीं होगा। हैव किसका है, प्रेजेंट का, इट मींस यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। विजिटेड किसका है, पास्ट का, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो लास्ट 3 क्वेश्चंस आई मेड यू अंडरस्टैंड, और तीनों में मैंने ऑप्शंस को काटना सिखाया है। ऑप्शंस को काटा तो सीधा हमारा एग्जाम में जो ऑप्शन है राइट हुआ। ध्यान देना, आई और वी जब हमारे सब्जेक्ट हो तो हमेशा शेल का प्रयोग होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और यदि अदर इन दोनों को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमारा विल का प्रयोग होगा। शेल और विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, शेल और विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चीज ध्यान देना दोस्तों। ओके, आई होप यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। ओके, तो ये ध्यान देना, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग वीक, टुमारो, द डे फिफ्थ। ओके, तो ये जितनी भी हमारी एडवर्ब्स हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट को बिलोंग करती है। ओके दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बड़ी आसानी से कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये हमारा। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ, कई सारे बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम मॉडल पढ़ते हैं, मॉडल के रूप में जब हम पढ़ते हैं तो वहां आई और वी के साथ विल आता है और अदर्स के साथ में शेल आता है। तो अगर हमारे एग्जाम सिलेबस में मॉडल नहीं है, इसका मतलब मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछेगा नहीं, तो हमेशा इसका टेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। ओके, अंडरस्टैंड इजिली। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जो क्वेश्चंस देखे सभी में मैंने ऑप्शंस कट करना सिखाया है। अब बड़ा ही इजी क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। सिर्फ और सिर्फ हमें टेंस का नाम पहचानना है, टेंस का नाम पहचानना है। द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग, आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2011 में पूछा गया है। प्रश्न को समझना, ध्यान देना दोस्तों।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक होता है पास्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने पढ़े हैं बड़ी आसानी से, छोटा सा बच्चा, छठी का बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज हैव, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेड होती है विल या शेल। और इन तीनों के साथ में कॉमन आएगा बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और कॉमन इनके तीनों के साथ वाक्य में सिंस या फॉर मिल सकता है। सिंस फॉर प्लस टाइम मिलेगा। या सिंस या फॉर तो नहीं दे रखा है, बस हमें वर्ब दे रखी है और इस वर्ब से हमें पता करना है। देखो हेड बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट में होता तो क्या होता दोस्तों, इसकी हमेशा हेल्पिंग वर्ब हेड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या नेगेटिव होगा तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। और प्रेजेंट सिंपल होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या आईईएस होता, और नेगेटिव होता तो डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। तो हमारे सामने क्या आंसर आ हो गया सर? तो सर समझ सकते हो, और बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, आपके लिए इतना टफ नहीं है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया जो कि ये भी आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2011 में पूछा गया है। हनी इज स्वीट, सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पर कुछ बच्चे, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि यदि वाक्य में इज एम आर दिख रहा है तो ये कंटिन्यूअस का, इज एम आर प्रेजेंट में आता है और इज एम आर कंटिन्यूअस में भी आते हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि इज एम आर सिंगल आ रहे हैं, इनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, इनको लिंकिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। यदि ये सिंगल है तो हमेशा ध्यान देना प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग इसमें होता है या इसका नाम। और यदि इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाता है तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो जिन बच्चों के कंफ्यूजन है वो हमेशा ध्यान रखना, अगर इज एम आर के साथ आईएनजी नहीं आ रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है, या प्रेजेंट इंडेफिनेट बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हैं। आईएनजी आ गया तो वो कंटिन्यूअस का वाक्य है। सेम कंडीशन वॉज वर्ब के साथ भी लागू होती है, ध्यान देना। यदि वॉज वर्ब सिंगल आए, ये लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करे तो पास्ट इंडेफिनेट या फिर पास्ट सिंपल टेंस कहलाएगा। और यदि इनके साथ में वॉज या वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिख जाए तो ध्यान देना दोस्तों, ये कौन सा टेंस बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो इजी है, कर सकते हैं। तो इज स्वीट सिंगल आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल हमारा इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ नहीं है। पास्ट सिंपल में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीनों नहीं है, हमारे पास क्या है, इज एम आर है और ये है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इजी है, बहुत इजी है, लड्डू है, आप खा सकते हो फोड़ करके। यस, अब आ रहा है मजा इस प्रश्न को देख करके। सिंस I have been teaching
अप्रोक्सीमेट 10 to 12 years इंग्लिश। ओके, ये क्वेश्चंस बार बार पढ़ाता हूँ, हर साल पढ़ाता हूँ, बार बार पढ़ाता हूँ, कितनी बार पढ़ाता हूँ, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई किताबों में इसके साथ में क्या होता है, कई किताबों में इसके साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट माना जाता है, और कई किताबों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES राइट माना जाता है। सो स्टूडेंट्स जब दो जगह दो तरीके मत पढ़ता है तो वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने, ये पूछा गया है जूनियर अकाउंटेंट 2016 में। तो ये चीज ध्यान देना, मैं बड़ा इजी आपको बता रहा हूं। जो मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं, मैथमेटिकल जो फैक्ट्स होते हैं, उनमें हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES होता है। अब इसी क्वेश्चन को एक 2 and 2 4 2 by 2 4, ये दो तरीके से सेंटेंस है, 2 by 2 4, 2 and 2 4। और हम एग्जाम में क्या पढ़ते हैं कि एंड से, स्पष्ट लिखता हूं, इधर देखिए, यदि एंड से दो नाउन जुड़ जाए या प्रोनाउन जुड़ जाए तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES क्या होती है, सिंगुलर होती है। और इस रूल को देखें, एंड को देखते हुए अगर हम देखें तो देखो, ये मैथमेटिकल फैक्ट प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, तो इसका ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में मेड, ये आंसर नहीं होगा। मेकिंग कोई होता ही नहीं है, या तो इजेमार होना चाहिए था इसके साथ में। दो ऑप्शंस तो मैंने कट कर दिए। अब हमारे पास बच गया मेक और मैक्स। मेक वर्ब की प्लूरल फॉर्म है और मैक्स वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है। अब एंड वाला रूल देखते हैं कि दो नाउन एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म आती है, तो यहां मेक आना चाहिए, हमारा आंसर मेक होना चाहिए। और कुछ अपवाद देखते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, ध्यान देना दोस्तों, ब्रेड एंड बटर जब हमारे सब्जेक्ट का काम करे, जैसे फिश एंड करी, रूल एंड रेगुलेशन, तो ये भी एंड से जुड़े हैं, एंड से जुड़े, सब्जेक्ट एंड से जुड़ करके प्लूरल बनता है। तो ध्यान देना, ये प्लूरल नहीं है, ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, अर्थात वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें S या ES लगेगा। ठीक है, सिंपल बात है। उसी प्रकार से मेक 2 and 2 मेक्स 4 भी राइट माना जाता है और मेक 4 भी राइट माना जाता है। ठीक है, क्या होगा, किताबों के अकॉर्डिंग आप रिट लगाओगे तो मेक, किसी में मेक सही मानेंगे, किसी में मेक सही मानेंगे। एक चीज ध्यान देना, 2 by 2 अगर आता है तो 100% आपको क्या करके आना है, मैक्स करके आना है। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं होते, मान लो मेक ही होता तो मेक राइट माना जाता, और मैक्स भी दे दिया, तो अब इन दोनों में से तो हमेशा ध्यान रखना, मेक को प्रेफर करना है, मेक को राइट मानना है। ध्यान देना इस चीज को, मैं फिर कह रहा हूं, 2 and 2 अगर आ जाता है, मेक और मैक्स दोनों ऑप्शन में हो तो मेक को करेक्ट माना जाता है और मैक्स को राइट नहीं लगाना है। और यदि ओनली मैक्स होता, मेक नहीं होता, फिर मैक्स को आपको आंसर चुनना होता, तो वो मैक्स आपको सही माना जाता है। क्लियर हो गया होगा। 2 by 2, ध्यान देना, बाई अगर आता है तो मैक्स लगाना है 100%, या मेक गलत होगा। ठीक है, यहां मेक नहीं होता, ओनली मैक्स होता तो फिर मैक्स को राइट मानते, बट मेक और मैक्स दोनों दे दिया तो फिर मेक को राइट मानेंगे। फिर अब लगाओगे तो आप वो काम नहीं करेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और चीज अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी मैंने, फॉर मी सिंस 2 o'clock, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सिंस या फॉर प्लस टाइम अगर
दे रखा है सेंटेंस के अंतर्गत, तो वो परफेक्ट टेंस का वाक्य है, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कौन से परफेक्ट का है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, वो इसको देख करके पता करेंगे। तो सिंस और आ जाता है तो हमेशा ध्यान देना परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। और वाक्य में पास्ट को बताने वाली, फ्यूचर को बताने वाली, प्रेजेंट को बताने वाली कोई एडवर्ब नहीं है, तो हमेशा समझ लेना प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट का है। ठीक है, अब ऑप्शंस को देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सिंस फॉर आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में वॉज प्लस वेटिंग वाला वर्ब होता ही नहीं है। आंसर करो। इज वेटिंग भी नहीं होगा और विल बी वेटिंग भी नहीं होगा, सिंपल हैज बीन वेटिंग। ये तो बहुत इजी है, आपने कर लिया, समझ में आया होगा। सिंस फॉर दिख रहा है तो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस की देख लो, बड़ी आसान है, कर सकते हैं। ओके ओके, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सीता द मैच यस्टरडे। ध्यान देना दोस्तों, एग्जाम में जब सेंटेंस के अंतर्गत यस्टरडे, ओके, द लास्ट सॉरी लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ओके, द डे बिफोर, द डे बिफोर yesterday, the day before yesterday, back ago, back ago। एक बार और रिपीट करते हैं। yesterday, last day, last night, last month, last year, the day before yesterday, okay, back ago। ऐसे जो टाइम डिनोटिंग एडवर्बियल्स अगर आ जाते हैं, टाइम डिनोटिंग एडवर्बियल्स यदि आ जाते हैं तो वो हमेशा पास्ट टेंस का वाक्य बन जाता है। तो एक चीज देखो, हैज वन प्रेजेंट में आता है, विन प्रेजेंट में आता है, दो ऑप्शंस तो कट कर दिए। हमेशा एक और चीज ध्यान रखना, अगर वो पास्ट परफेक्ट आपसे भरवाना चाहे, पास्ट परफेक्ट आपसे ऑप्शन में भरवाना चाहे, तो हमेशा दो क्लोजेज एक साथ आएंगे, मतलब कंजंक्शन होगा और कंजंक्शन के साथ पास्ट सिंपल जुड़ा होगा, तभी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना। पास्ट परफेक्ट को भरने वाला अकेला वाक्य नहीं के बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सिंगल सेंटेंस है। और वैसे भी मैंने क्या कहा, ये जितनी भी एडवर्ब्स अगर एग्जाम में आती है तो ये पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अगर नेगेटिव वाक्य होगा तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ऐसी कोई वर्ब हमारे यहाँ है नहीं। और यहाँ पर जो है विन, और विन की सेकंड फॉर्म वन, थर्ड फॉर्म भी वन। तो ध्यान देना, सेकंड फॉर्म वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सीता वन द मैच यस्टरडे। ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है, शी गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे। शी गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे, ये ध्यान देना, ये भी टाइम एडवर्बियल है। यहां समझते हैं जैसे ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, समटाइम्स, ओके, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, बेयरली, बेयरली, सेल्डम, सेल्डम, हार्डली, हार्डली, ओके, एवरी डे, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर। ऐसी और भी कई टाइम एडवर्बियल्स होती हैं। समय को देखते हुए मैं एक हिंट दे रहा हूं, है ना। तो यदि एग्जाम में देखें कि सेंटेंस के अंतर्गत इनमें से कोई सा भी एडवर्ब आ रहा हो तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट
इनडेफिनेट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। और डू या डज आती है तो इसके साथ हमेशा एक और चीज ये भी बताई मैंने, डू डज का प्रयोग या तो इंटेरोगेटिव वाक्य में होगा, है ना, या फिर नेगेटिव वाक्य में होगा। तो ये हमारा कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है? इसका मतलब इंटेरोगेटिव है। और डू डज यदि वाक्य में आ रहा है तो वर्ब की कौन से फॉर्म का प्रयोग होगा? ओनली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। देखो गो, ठीक है। तो ध्यान देना कि इज आ रहा है तो इज के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, तो नहीं आ रहा है, या फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये आंसर गलत है। हेज आ रहा है तो हेज के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। क्या यह थर्ड फॉर्म है? नहीं है, इसका मतलब ये क्रॉस। अब बच गया कौन? डू या डज। तो ये भी मैंने बताया आपको जब क्लास में पढ़ा रहा था। डू प्लूरल नाउन है, सॉरी प्लूरल वर्ब है, और डज सिंगुलर है। डज सिंगुलर एक वचन है, और जो डज है सिंगुलर का मतलब क्या होगा? शी, ही, इट, किसी का नेम या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन होगा सब्जेक्ट के रूप में तो डज आएगा। और जैसे प्लूरल की बात करें तो यू, वी, दे, या प्लूरल नाउन होगा तो फिर डू आएगा। तो ध्यान देना शी आ रहा है, यहाँ पे शी है, कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? डज हमारा राइट हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को कर लेते हैं, और आप तो धुरंधर हैं, आप तो बहुत ही जल्द राज्य के सेवा में जाने वाले हो, आपको तो एक क्वेश्चन लड्डू जैसा लगेगा। ऐसा ही एक और आसान सा क्वेश्चन हमारे सामने है और आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ध्यान देना, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज क्या है? क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन ने दो तरह के क्लोजेस को जोड़ दिया है। केन आ गया, इसका मतलब इधर क्या है? प्रेजेंट, तो इधर भी क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, हैव आ गया, हैव अगर आता है या हैज आता है तो इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नो, तो जिन बच्चों को पता नहीं है वो वर्ब देखिए, नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, थर्ड फॉर्म होती है नॉन। तो हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो नो आएगी क्या? नहीं। न्यू आएगी क्या? नहीं। क्या आएगी? नॉन आएगी। तो ध्यान देना, नोड कोई वर्ब नहीं होती है, नोज आएगा नहीं, नो आएगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया? नॉन हो गया। आई हैव नोन हिम फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, कि मैं जितना याद कर सकता हूं कि मैं उसे जानता हूं। आसान सा प्रश्न था, कर लेंगे। अब एक और प्रश्न आया, आसान प्रश्न है, देखिए, वन हु पोएम्स इज अ पोइट। वन क्या है? सिंगुलर है। वन क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर है। और एक इसको समझाने से पहले ये भी समझा दूं, यदि कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे। वन हु पोएम्स इज अ पोइट, राइट वर्ब आ रही है, राइट मतलब लिखना। वह व्यक्ति जो पोएम लिखता है उसे पोइट कहते हैं। बीएसटीसी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। देखो, हमने यहाँ पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड उन पेपर के प्रश्न नहीं उठाए आपके लिए। एक इजी जो आपके लेवल के पेपर हुए हैं कि उनमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को ही उठाए, क्योंकि टफ प्रश्न उठाता तो आप कंफ्यूज्ड होते, और कंफ्यूज्ड होते तो फिर रिवीजन नहीं कर पाते और ना ही समझ पाते। तो आपके नजरिए को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रश्न को उठाया है ना। तो ध्यान देना, ये सिंगुलर है, स्टेटमेंट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो विल बी राइटिंग फ्यूचर का है, नहीं आएगा। रोट क्या है? सेकंड फॉर्म है, नहीं आएगा। इज राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नहीं आएगा। तो हमारा आंसर सीधा सीधा बच गया। मैं जो क्वेश्चंस को कर रहा हूं आप समझना, मैं क्यों मेरे जीवन में सफल हुआ हूं कंपटीशन की दुनिया में। मैं क्वेश्चंस को, जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं उनको काटना सीखा हूं शुरू से, और जितनी भी बार मैंने पढ़ाया है बच्चों को, लगभग 2015 से 16 से मैं कंपटीशन पढ़ा रहा हूं,
और लगभग ये 7-8 साल का टाइम हो गया, मैं बच्चों को हमेशा यही सिखाता हूं कि ऑप्शंस को कैसे काटना है राइट आंसर को लाने के लिए। ओके, इजीली आप इसे कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न आपके सामने है। ये जो प्रश्न है पैसिव वॉइस से रिलेटेड है ना। एक्टिव को किस में ट्रांसफर करना है, पैसिव में, या फिर पैसिव को एक्टिव में। तो बेसिक से जो रूल्स है वो आपको पता होना चाहिए। क्या, एक तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है और इधर क्या हो जाता है, पैसिव बनाते हैं तो बाई के साथ में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये ध्यान रखना, यहाँ भी वो सब्जेक्ट ही रहता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सॉरी। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चल जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। वो अपनी प्रवृत्तियां नहीं बदलते, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा। एक तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज ध्यान रखना कि कई बच्चे क्या कंफ्यूजन रहते हैं कि जब एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो टेंस बदल जाता होगा। टेंस नहीं बदलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा। बस वर्ब को चेंज करना आपको सीखना है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, तो हमेशा ध्यान रखना इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यदि डू या डज है और इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हो तो ये भी किसमें तब्दील हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर यहाँ नोट आ रहा हो बीच में, नेगेटिव है, तो यहाँ इनके बीच में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। यदि ध्यान देना इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा हो अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो, तो ध्यान देना इज, एम, आर और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, बीइंग, और उसके साथ क्या जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव बनाए ना तो हमेशा ध्यान रखनी है, पैसिव में हमेशा कोई सी भी वर्ब हो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसे पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। ओके, इधर देखिए नेगेटिव होगा, नोट होगा, तो इन दोनों के बीच में नोट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यदि हम परफेक्ट की बात करें, हेज या हैव, तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो ध्यान देना जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो हेज, हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये मैंने प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स का पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन करना है उसके बारे में डिस्कस किया। ओके, हाँ, प्रेजेंट का सीखा। अभी हम सीखते हैं पास्ट का। पास्ट में देखना कि यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो जब पैसिव बनाएंगे तो वॉज या वर और उसके साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यदि नेगेटिव होगा जैसे डिड, डिड के साथ नोट हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही, तो ध्यान देना इधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉज और वर्ब रहेगा और उसके साथ नोट आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये ध्यान देना वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी जब पैसिव में बनाएंगे। अगर हम देखें पास्ट कंटिन्यूअस का वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो क्या होगा, वॉज वर एज इट इज आ जाएगा और आईएनजी वाला बीइंग इधर आ जाएगा और ये थर्ड फॉर्म बन जाएगा। और ये इधर देखना हेड है और हेड के साथ थर्ड फॉर्म रहेगी, तो हेड के साथ बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ओके, और इधर देखना फ्यूचर सिंपल जो रहेगा, फ्यूचर सिंपल बोलिए या फिर कोई सा भी मॉडल, कोई सा भी मॉडल हो, जो मॉडल्स होते हैं उनके साथ में फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो इधर जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो विल, शैल या फिर हम कहते हैं मॉडल, कोई सा भी मॉडल होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं बनता। और अगर फ्यूचर परफेक्ट देखें, विल, शैल, इसके साथ हैव और थर्ड फॉर्म रहता है। विल शैल का नाम दे रहा हूं तो समझ लेना मॉडल्स भी इसके साथ समझिए, मॉडल कोई सा भी हो सकता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, है ना। ओके, और यदि इसको ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या होगा,
कि विल या शेल, ओके, या कोई सा भी मॉडल अगर आ रहा हो तो हैव का हैव रहेगा और हैव के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा और थर्ड फॉर्म। तो ये बेसिक सी चीज हमेशा अपने को ध्यान रखनी है, ओके। वर्ब वाली रट करके जाना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कोई मतलब नहीं है। इधर देखिए, दे हैव प्रूव्ड, ये देखिए दे हैव प्रूव्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, आपको पैसिव बनाना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सभी में ऑब्जेक्ट एक जैसा दे रखा है तो ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। ऑल हिज कैलकुलेशंस प्लूरल है, देखो ऑल हिज कैलकुलेशंस। अब वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, मैंने आपको फिर भी कहा वॉज है तो वॉज, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों में ध्यान रखना है, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, ठीक है, बाकी कहीं भी चेंज नहीं। यानी कि यहाँ हैज है हुए तो यहाँ भी हैज है हुई आएगा। तो इसके बाद देखो आर आ रहा है तो ये आंसर हमारा राइट नहीं होगा, इसमें भी आर आ रहा है ये भी हमारा राइट नहीं होगा, और ये हेड आ रहा है इसमें, ये भी हमारा राइट। देखो मैंने सीधा आंसर नहीं लगाया, मैंने ऑप्शंस को फिर भी क्रॉस किया है और ये सीधा सा है हैव। अब इधर देखना कि ये हेड वाला है तो ऐसे ही हैज हैव वाला था, हैज हैव थर्ड फॉर्म आता है तो हैज हैव के साथ बिन जुड़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसी के साथ ही हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये एक्टिव से पैसिव बनाने का बहुत ही इजी टास्क है और बहुत आसानी से इन वर्ब्स को रटते हुए आप कर सकते हो। बस पूरे टॉपिक का रिवीजन मत करना, मैं फिर कह रहा हूं, इन वर्ब्स को रट करके चले जाना, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन आ रहा है, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज। तो ये समझिए कि आर रिपेयरिंग आ रहा है, आर रिपेयरिंग आ रहा है। अभी मैंने रूल्स डिस्कशन किया था आपके साथ, इज, एम, आर और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है। तो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इज एम आर का तो इज एम आर ही रहेगा, बस वो सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना। लेकिन ये आईएनजी आ गया तो बीइंग जुड़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये चीज आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर को कट करिए, देखिए इज रिपेयर्ड, क्या बीइंग आ रहा है, क्या आंसर रॉन्ग है। इज एम आर बीइंग, तो आर बीइंग, ये ब्रिज है दोस्तों। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया उसने, आर को एज इट इज लिख दिया, आर को उसने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया ये आर, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जब पीछे का ऑब्जेक्ट उठ करके सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो ये नाउन सिंगुलर है, तो यहाँ इज अगर होता तो ये राइट हो सकता था, लेकिन आर होने की वजह से ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड, तो द ब्रिज सिंगुलर है, वर्ब इज आ गया सिंगुलर है, बीइंग आ गया और रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड आ गया, और हैज बीइंग रिपेयर्ड ऐसा कोई होता नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो थर्ड नंबर का करेक्ट हो गया। बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हो, कोई टफ टास्क नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ओके। ये जो प्रश्न है, शी विल राइट अ लेटर, ध्यान देना दोस्तों, विल राइट, ओके। तो विल और शेल बताया था आपको अभी वर्ब में, यदि विल शेल या कोई सा भी मॉडल आ रहा है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो विल शेल का तो विल शेल रहेगा, ओके, या मॉडल का मॉडल रहेगा, जो भी है। इसके साथ में वर्ब की ये जो बी है ये जुड़ जाएगा और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ध्यान देना, शी विल राइट अ लेटर, तो अ लेटर इधर आ गया, ये अ लेटर आ गया, अ लेटर, तो ये रिटर्न, ये कहां से आ गया, ये क्रॉस है, विल आ गया आगे नहीं, तो ये दो तो ऑप्शन कट हो गए, अ लेटर विल, ये विल और विल दोनों में करेक्ट है। लेकिन ध्यान देना, बी, जिसमें बी होगा वो आंसर हमारा करेक्ट होगा। क्या यहाँ बी है, इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। ये ध्यान देना दोस्तों, बहुत आसान है करना, कोई टफ नहीं है। फिर देख लेते हैं ऐसे, ये क्वेश्चंस जितने भी हैं वो पीछे आप देख लीजिए, ये कब आया है, किसमें पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं, ओके। प्लीज पोस्ट दिस लेटर, इसमें ध्यान देना, ये सेंटेंसेस होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंस का ये वाक्य है, और इसको किसमें ट्रांसफर करना है, किसमें करना है, पैसिव में करना है बाबा। प्लीज रिक्वेस्ट शो कर रहा है, पोस्ट द लेटर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दिस लेटर आगे आ जाएगा, ये दिस लेटर आ गया,
ये दिस लेटर आ गया, दिस, अभी दिस लेटर इसमें नहीं आया और दिस लेटर इसमें नहीं आया, तो क्या होगा, क्या होगा? तो ध्यान देना दोस्तों, मैंने प्लीज और काइंडली, आप तो ऐसे याद रखिए, जब भी वाक्य की शुरुआत होती है प्लीज या काइंडली से, कुछ नहीं करना है, ये रिक्वेस्ट शो करते हैं और इनको हटाइए और जोड़ दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड। जब भी मैंने ऑफलाइन क्लास आपको पढ़ाई है तो टॉपिक पढ़ाते हुए उसको हटा करके ये जोड़ दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, और ये आपका आंसर राइट हो गया। ओके ओके, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The active of the letter was written in blood। अब पहले हम एक्टिव से पैसिव पढ़ रहे थे, अब हमें रिटर्न लौटना है पैसिव से एक्टिव की तरफ। पीछे वाली वर्ब याद रखो दिमाग में और आगे वाली, द लेटर वॉज रिटर्न, तो ध्यान देना इन ब्लड। अभी हम बाई के साथ, तो बाई के साथ नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हो कोई सा भी अज्यूम कर लेगा, वो शी अज्यूम किया इसने तो इसमें शी आएगा सभी में, इसमें नहीं है तो ये तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट नहीं है। 3 बचे, तो ध्यान देना, आपको भी बताया था मैंने, वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म अगर आ रहा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। देख लो किसमें सेकंड फॉर्म आ रहा है, वॉज राइटिंग होगा ही नहीं, रोट, शी रोट द लेटर इन ब्लड, शी रोट अ ब्लडी लेटर। देखो शब्द नहीं बदलने हैं, इसने ब्लडी लेटर कर दिया, कहाँ गया ब्लडी, तो ये आंसर नहीं होगा, और ये है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर शी रोट द लेटर इन ब्लड। आसान है, कर सकते। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैसिव में बदलना है ना, एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर, तो ध्यान देना प्रत्येक व्यक्ति उसे क्या बोलते हैं, पीस मेकर बोलते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको निकाल के आपने क्या ले लिया आगे, यानी कि ही से शुरुआत होगी, ये ही आ गया, ही आ गया, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ये शुरू में। अब ध्यान देना कॉल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा हुआ है और इसके साथ है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो ही इज कॉल्ड टू बी एवरीवन्स पीस मेकर, ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर बाई एवरीवन। आसान है दोस्तों, और ये एवरीवन पीछे चला गया, बाई के पूरा वाक्य एज इट इज, ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। आसान है, मैं फिर कह रहा हूं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करना लड्डू का काम है, क्योंकि आपका जो एग्जाम में कोई बड़ा एग्जाम नहीं है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाला करवा रही है तो बड़े टफ प्रश्न पूछेगी, नहीं पूछेगी, बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगी। बिल्कुल रिलैक्स होकर के एग्जाम के लिए तैयार होकर के जाइए। दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ, तो इसका पैसिव बनाना है। ओके, आर प्रिपेयरिंग है, आर प्रिपेयरिंग, तो ध्यान देना क्या है, इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो इजेमार की जगह तो क्या आ जाएगा, इजेमार ही आएगा, और आईएनजी हट करके क्या बन जाएगा, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लीजिए जिसमें आ रहा होगा, विल बी प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड, कहां से पूछ लिए, तो ये तो आंसर अपने है ही नहीं। ओके, द पेपर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, आर बीइंग प्रिपेयर्ड, आर बीइंग प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अगला प्रश्न और देख लेते हैं। देखो सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, यूं ना समझिए कि सर जो बता रहे हैं अपनी मर्जी से बता रहे हैं, कुछ नहीं, सर सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा टॉपिक आपके सामने रिवाइज हो रहा है, बस मैं इतनी सी हेल्प करवा रहा हूँ। ये हाँ, ये दोस्तों इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को करते हुए, हु से शुरू होता है, तो जब भी कोई एक्टिव वाक्य हु से शुरू होगा तो उसका पैसिव हमेशा ध्यान रखना बाई हुम से बनाना है। तो एक तो ऑप्शन में देखिए बाई हुम किस किस में है, बाई हुज ये अपना आंसर नहीं होगा, बाई हु होता ही नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि या तो बाई हुम होगा ये वाला या बाई हुम ये वाला। ठीक है, अब टीचर्स आ रहा है, ध्यान देना टीचर्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस वाला सिस्टम है,
तो इसको जब वर्ब में कन्वर्ट करेंगे पैसिव, तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देख लो, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें है, तो ध्यान देना, इसमें भी आर है और इसमें वर है। ये वर कहां से आ गया, ये वर कहां से आ गया भाई, कहां से आ गया, है ही नहीं हमारा वर का सीन। तो हु, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, ये हमारा आंसर हो गया। बड़ा आसान है आंसर्स, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को काटते हुए हमें प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, तो इससे बड़ी चीज और क्या होती है दोस्तों, और समय भी बचता है, कंफ्यूजन नहीं रहता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हमारा टॉपिक देखो, पहले हमने सीखा था टेंसेस के लिए अर्थात करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक, फिर हमने सीखा है एक्टिव इनटू पैसिव या पैसिव इनटू एक्टिव। अब हमारा थर्ड टॉपिक का रिवीजन चलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट से हमें क्या बदलना है, इनडायरेक्ट। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि दोस्तों जो टेंस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बदल जाते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है डायरेक्ट में, प्रेजेंट शॉर्ट में लिख रहा हूं जगह की वजह से, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, अगर हम डायरेक्ट से, ये डायरेक्ट की बात करेंगे, इधर डायरेक्ट है और ये इधर क्या रहेगा, इनडायरेक्ट। तो ये क्या होगा, पास्ट सिंपल बन जाएगा या पास्ट इंडेफिनेट बन जाएगा। अगर इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इधर क्या बन जाएगा, जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में बन जाएगा। और इधर देखिए, यदि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। सिंपल सी चीजें बता रहा हूं, कोई टफ नहीं है। और इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इधर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो वर्ब आपको ध्यान रखनी है। ओके, और बेसिक्स रूल्स जब हम क्लास पढ़े होंगे तो डिटेल से पूरे के पूरे हमने पढ़े हैं। देखिए, शी सेड हु इज द बेस्ट प्लेयर, ये स्टेटमेंट जो है अंदर का, इनडायरेक्ट के अंदर, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो WH वर्ड से शुरू होने वाले होते हैं और एक इफ से शुरू होने, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं, इज एम आर वॉज वर्ड डू डज एंड हैज हैव हैड। तो दो तरीके। तो जब हेल्पिंग वर्ब से यहां से शुरुआत हो रही हो वाक्य की, तो हमें क्लोज के रूप, सॉरी कंजंक्शन के रूप में इफ का प्रयोग करना है। और यदि WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो इसी WH वर्ड को कंजंक्शन के रूप में हमें काम में लेना है। तो यह WH वर्ड हु आया, इसका मतलब कंजंक्शन हमारा क्या रहेगा, हु। दूसरी चीज, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है रिपोर्टेड स्पीच, तो हमारा जो सेड रहेगा वो किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा। ये बेसिक सी चीज ध्यान रखना। तो शी सेड, इसमें सेड आ रहा है तो इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा नहीं। इसमें टोल्ड आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो ये दो तो हमारे ऑप्शन वैसे ही कट गए। लिंक देखना, आस्क्ड वाले दो हैं, तो शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी। एक चीज और ध्यान देना, ये दोनों में करेक्ट है। अब ये इफ आ गया यहाँ देखिए दोस्तों, इफ मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यदि इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डज से शुरू होता तो यहाँ क्या करता, मैं इफ मानता। तो इफ आ गया, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस राइट नहीं है। हमारा कंजंक्शन या हु ही रहेगा, ये हु है, ये या इज है, इज। और मैंने अभी क्या कहा, प्रेजेंट सिंपल किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में। इज किस में बदल गया, वॉज में। द बेस्ट प्लेयर, और क्वेश्चन मार्क हटा करके क्या, कई बार ऑप्शन में क्या होता है, बच्चा भूल जाता है, दोनों ऑप्शन एक जैसे दे देता है, एक में पीछे फुल स्टॉप लगाता है, एक में क्वेश्चन मार्क लगा देता है, और वो बच्चा कंफ्यूज होकर के अरे ये लड्डू, बस करेक्ट। ऐसा नहीं करके आना है, ऑप्शंस को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, और हमारा आंसर यहाँ पर ये करेक्ट हो गया। समझ में आया होगा दोस्तों, ओके। नहीं आएगा तो फिर मुझसे कांटेक्ट कर लेना, या फिर अपनी नोटबुक उठाना और उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले रूल्स पढ़ लेना। यहां पर फिर से इनडायरेक्ट को पहचानना है। शी सेड, तो हमारा सब्जेक्ट शी ही रहेगा, सब में शी है। सेड है, सब में सेड है, सेड है, सेड है। आई वुड लाइक टू सी, तो ध्यान देना ये सिंपल सेंटेंस है। जब सिंपल सेंटेंस होता है तो हमारा कंजंक्शन कौन सा हो जाता है, देट। देखते हैं क्या सभी में देट कंजंक्शन है, देट, देट,
शी, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा ही नहीं, इसमें देट है। ये देखो एक ऑप्शन तो कट कर दिया ना मैंने। अब देखते हैं आई, तो ये ध्यान देना जो रिपोर्टेड स्पीच होता है अंदर वाला, इसमें जो आई वी होता है अर्थात फर्स्ट पर्सन होता है, वो बाहर वाले के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगे। और इधर सेकंड पर्सन यदि होता यू, सेकंड पर्सन यू होता, तो बाहर वाले के जो सेड के पीछे आता है ना ऑब्जेक्ट, ये सेड के पीछे ऑब्जेक्ट आता है कईयों में, शी सेड टू मी, तो टू मी, तो उस ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट बदल जाता। और यदि थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट वगैरह होते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे थर्ड पर्सन, वो कभी नहीं बदलते हैं, उनमें नो चेंज रहता है। तो ध्यान देना आई आ रहा है, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, आई का मतलब क्या बन जाएगा शी। अब दैट के बाद जिसमें शी होगा, देखो यहाँ है नहीं, ये तो कर दिया, दैट शी, इसमें भी शी है, इसमें भी शी है, ये तो हमने काट ही दिया था वैसे, इसमें भी शी है, इसमें भी शी है, तो शी तीनों में ही है, इसका मतलब अभी भी हमें अपना आंसर नहीं मिला। अब वुड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, वुड ऑलरेडी क्या है सेकंड फॉर्म है, तो ध्यान देना वुड कुड शुड अगर हो तो वो एज इट इज आएंगे, ये वुड का वुड आएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं करना है। इसमें हेड लाइक्ड आ गया, नहीं है, ये भी नहीं है, और ये लाइक्ड कोई मतलब अपने मन से ही वुड का वुड आएगा, लाइक टू सी इट, ये तो ये हमारा आंसर इसका करेक्ट हो गया। ये ध्यान देना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो विल का पास्ट वुड बनेगा, शेल, इसके लिए सावधान रहना है दोस्तों, शेल का पास्ट कई टीचर से शुड पढ़ाते हैं, लेकिन मैं वुड पढ़ाता हूं, क्योंकि शुड तो क्या होता है सजेशन, सुझाव देने के लिए ऐसा करना चाहिए, सलाह देने के काम आता है, एडवाइस, तो शेल का पास्ट शुड नहीं होता। फिर भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो वुड ऑप्शन नहीं और शुड ही है तो वो मानना है, बाकी शुड और वुड दोनों हो तो वुड वाले को करेक्ट मानना है। कैन का पास्ट क्या होता है कुड होता है, कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट क्या होता है दोस्तों माइट होता है। तो ये ध्यान देना है थोड़ा कि कईयों को ध्यान नहीं रहता है, तो इन विल का तो वुड कर देंगे, लेकिन वुड का वुड ही रहेगा, शुड का शुड रहेगा, कुड का कुड रहेगा, माइट का माइट रहेगा। ओके, समझ में आ गया होगा, आ गया हो तो बढ़ते हैं चलो अगले प्रश्न की ओर। फिर से एक और प्रश्न है, ही सेड सोनिया व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। अब ये इंट्रोगेटिव है, अभी फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये दो तरह के होते हैं, एक तो WH वर्ड से शुरुआत होती है और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। और WH वर्ड से शुरुआत होती है यानी कि व्हेन, ये सोनिया तो बाहर का है, लेकिन वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ऐसे लिख देते हैं। अगर आसान बनाऊं तो आपके लिए, ही सेड टू सोनिया, और फिर उसके बाद में क्या करना अंदर वाला ले लो, तो व्हेन WH वर्ड वाला। और यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कंजंक्शन क्या बनेगा इफ, और WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो यही हमारा किसका काम करेगा कंजंक्शन का काम करेगा। तो सेड का, और एक और बताया था मैंने, सेड का अगर इंट्रोगेटिव है तो क्या बन जाएगा आस्क्ड बन जाएगा। तो जिसमें आस्क्ड है, आस्किंग है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, टोल्ड है ये भी हमारा आंसर नहीं है, इसमें ही आस्क्ड सोनिया है, इसमें ही आस्क्ड सोनिया है, मतलब दोनों में से एक हमारा आंसर है। इसमें कंजंक्शन वेन है, इसमें भी कंजंक्शन वेन है। एक और चीज ध्यान देना कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो असर्टिव अर्थात साधारण वाक्य में बदल जाएगा, साधारण वाक्य में बदल जाएगा। जैसे कि जिस बच्चे को याद नहीं है कि सब WH वर्ड वाला प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, और ये हो गया इंट्रोगेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर। देखो ये WH वर्ड व्हेन, हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट द नेक्स्ट ट्रेन आ रहा है। तो जब इसको बदलेंगे हम इनडायरेक्ट में तो WH वर्ड जो रहेगा वो तो हमारा कंजंक्शन बन जाएगा, और लेकिन ये सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये ध्यान रख लेना। तो WH वर्ड इसमें भी आ रहा है व्हेन और इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब एज इट इज दे दी, इज को बदल के वाज, तो ये हमारा आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि व्हेन के बाद क्या होगा सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये हमारा आंसर इसका करेक्ट हो गया। बहुत आसान है दोस्तों, कर सकते हो, कर लोगे। अगला प्रश्न देखें, देख बड़ा आसान है अगला, क्योंकि
ये टॉपिक का रिवीजन हो रहा है प्रश्नों के साथ में। शी सेड दैट अब क्या है, इनडायरेक्ट है, जिसको हम डायरेक्ट में बदलेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक चीज और बता दूं, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये तो इनडायरेक्ट में दे रखा है तो बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन यदि यही प्रश्न डायरेक्ट में होता, अभी देखेंगे, तो जो प्रोवर्ब्स होती हैं, प्रोवर्ब्स या कोई स्टेटमेंट होते हैं या कोई साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स, मैथमेटिकल फैक्ट्स, है ना, तो इनके टेंस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो नहीं बदलते हैं। नो चेंज, टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, तो बस आगे आगे का चेंज करना है ना। तो शी सेड दैट, तो दैट हटाएंगे केवल इसमें से। शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा ऑनेस्टी इज का इज आएगा, या वो जा रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। इज आ गया, इज द बेस्ट पॉलिसी। ये दैट आ रहा है, ये भी नहीं होगा, कंजंक्शन। ये सेज क्यों आया, सेड है तो सेड ही रहेगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, क्योंकि टेंस नहीं बदलेगा, बाहर वाले का कोई चेंज नहीं करना है। बाहर वाला प्रेजेंट में है, या सेज है तो यहाँ टेल्स कर सकते थे, या सेज ही लिखते, या सेड है तो या सेड ही लिखना पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला। ओके, अगला और प्रश्न देखते हैं हम। ये जो प्रश्न है हमारा, फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, करेक्ट नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव वाक्य को नेगेटिव में बदलना है। शी इज गोइंग आउट, वह बाहर जा रही है। प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, टेक्स्ट असिस्टेंट एग्जाम 2018 में ना। तो शी इज नॉट गोइंग आउट, शी हैजंट। देखो, इज है तो हैज का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ओके, ये डज का भी कोई रोल नहीं होना चाहिए, और ये डज का कोई रोल। तो देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्रश्न को देखा आपने कि इसमें इज है तो यहाँ इज आना ही चाहिए था। तीनों ऑप्शंस में इज कहीं नहीं है, इसका मतलब ये आपने काट दिया। वैसे ध्यान देना, जब पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो इन दोनों के बीच में क्या बिठा देना है हमें, नोट। तो इज था तो ये इज, और उसके बाद नोट, और ये इजी है। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में आपकी क्लास जो 4th ग्रेड के हिसाब से पढ़ाई गई, तो उस क्लास में हमने इसको बेसिक चीज ऐसे ही बताया है। बड़ी क्लासेस में नहीं बताते हम स्ट्रक्चर बनाना, लेकिन आपको बताया, आप कर सकते हो ना। तो इजी है ये प्रश्न। और देखिए, नेगेटिव टू असर्टिव, अब हमें क्या करना है, नेगेटिव प्रश्न है हमारा, डिड नॉट लीव, इसको असर्टिव में बदलना है। तो डिड नॉट लीव, ध्यान देना, डिड नॉट लीव, तो इसको अगर हम असर्टिव में बदलेंगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगा, सब कुछ हट करके, लीव्ड। डज नॉट, डिड की बात हो रही है तो डज तो आना ही नहीं चाहिए। लीव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर डिड है मतलब पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, ये भी नहीं आएगा। ये दोनों तो वैसे कट गए। इट हैज बीन, ये हैज बीन कहां से आ गया भैया, तो ही लिव्ड इन इंडिया फॉर अ फ्यू इयर्स। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा। देखो, आंसर करना बहुत इजी है ना, बस ऑप्शंस को काटना आपको सीखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। एवरीवन नोज यू हिम, पॉजिटिव है, इसको इंटेरोगेटिव में बदलना है, अर्थात प्रश्नवाचक में बदलना है। प्रश्नवाचक क्या होगा, स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना। प्रश्नवाचक में सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, और फिर इंट्रोडक्शन आता है ये। अब देखो, WH वर्ड नहीं आ रहा है, अगर नहीं है WH वर्ड कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो होगी। तो ये नोज किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। तो पहले तो ये देखिए, जिसमें डू या डज होए, ये इज आंसर ही नहीं होगा। नोज ये कहां से आ गया, डू डज कहीं है ही नहीं, ये आंसर ही नहीं होगा। और डज नॉट ये होता ही नहीं, इसके बीच में सब्जेक्ट होना चाहिए था। देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा। डज एवरीवन नो हिम, ये हमारा आंसर हो गया। तो बेसिक्स है, स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम आंसर को क्लिक कर सकते हैं। अगला एक और प्रश्न है, आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल का टॉपिक बड़े ही डिटेल से, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया था आपको मैंने, है ना। कंपैरेटिव जो डिग्री होती है, ये कोई पढ़ाते नहीं है। मैंने कितने नोट्स देख चुका हूं, और मैंने जितनी भी बार पढ़ाया होगा कि जो डिग्रियां होती है,
पॉजिटिव डिग्री है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो इन सुपरलेटिव के पहले ही द का प्रयोग किया जाता है ओनली। लेकिन मैंने जो कंपेरेटिव डिग्री पढ़ाई थी उसमें दो चीजें अपवाद के रूप में पढ़ाई थी कि दो चीजें ऐसी होती है जहां पर द का प्रयोग हम करते हैं। एक तो क्या है कि जब दो में से एक को अच्छा बताया हो, राजेश इज बेटर ऑफ द टू, दो जो लड़के हैं उन दो लड़कों में से राजेश बेटर है, दो में से। जैसे मैंने कहा कौन सी, विच इज बेटर, चलो इसको ऐसे समझते हैं, फेटर ऑफ द टू वीमेन। दो औरतें आपने देखी है और इन दोनों औरतों में से कौन सी ज्यादा मोटी है, फेट है, फेट मतलब फेट बढ़ी हुई है। तो ध्यान देना फेट, तो इस स्थिति में हमेशा द का प्रयोग करना है। तो यहां ध्यान देना जब दो में से एक का चूज करने की बात है तो द का प्रयोग करना है। एक और होता है जैसे द मोर यू अर्न, द मोर यू विल बी रिच। ये भी कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। मोर का मच या मेनी का मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। ध्यान देना मच मोर पॉजिटिव है, मोर कंपेरेटिव है और मोस्ट सुपरलेटिव है। तो ये भी कंपेरेटिव डिग्री, लेकिन इन दोनों कंपेरेटिव डिग्री के साथ में मैंने द का प्रयोग किया है। तो ये दोनों तरीके का पैटर्न याद रखना है आपको। एक तो इस वाले पैटर्न में द आता है और एक इसमें, बाकी कहीं भी कंपेरेटिव डिग्री में द नहीं आता है। ओके, उसके बाद में अगला प्रश्न अगर हम देखें, आई डोंट हैव मनी, नेगेटिव। ध्यान देना नेगेटिव जो होता है उस नेगेटिव में कौन सा डिटरमिनर आता है, ये डिटरमिनर का टॉपिक चल रहा है दोस्तों, है ना। मेनी कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है, मेनी हमेशा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। अ फ्यू और अ लिटिल ये हमारे आंसर नहीं होंगे, सिंपल सा है मच। और एक और चीज, मेनी हमेशा काउंटेबल के साथ आता है और काउंटेबल भी कौन सा होना चाहिए, नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो मेनी आता है ना। ये तो क्या है अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ मच आंसर आएगा। ओके, ये डिटरमिनर का टॉपिक चल रहा है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। टॉपिक वाइज मैंने आपके लिए प्रश्न लिए हैं ना। डू यू टेक इंट्रोगेटिव है, शुगर क्या है अनकाउंटेबल, आर्टिकल पढ़ा है मैंने। ए और एन किसके साथ आते हैं, काउंटेबल के साथ, काउंटेबल, तो ये तो आएंगे ही नहीं, है ना। शुगर इन योर कॉफी, डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी। अब द अगर प्रयोग करूं तो कोई विशेष शुगर है नहीं, सिंपल सी बात हो रही, क्या तुम कॉफी में शक्कर इस्तेमाल करते हो या लेते हो। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, नो आर्टिकल, अनकाउंटेबल के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये कॉमन सेंटेंस है, टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, ए इसका आंसर आ जाएगा यहाँ ए, है ना। टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, काउ इज अ फेथफुल एनिमल, ओके, या काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, है ना। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं कॉमन सेंटेंसेस, उनमें हम ए का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझना, जब मैंने आर्टिकल का टॉपिक पढ़ाया तो वहां पढ़ाया था ए और एन का जो प्रयोग है अननोन नाउन के लिए भी करते हैं या अनजान व्यक्ति के लिए भी करते हैं। तो जेंटलमैन केम टू मीट यू, या ध्यान देना एनी जेंटलमैन तो आएगा नहीं, दोज प्लूरल है। वैसे भी अगर नियम पता नहीं हो ना तो दीज भी प्लूरल है। तो ये जबकि सिंगुलर है तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं आएंगे, है ना, दो जोड़ दीज, तो एनी आएगा नहीं, ए आएगा हमेशा। ए जेंटलमैन, एज जेंटलमैन केम टू मीट यू, घर पे है कोई आया, जैसे आप घर पे नहीं थे, कोई आपसे मिलने आया था, आप घर पे गए हो और आपकी वाइफ ने बोला कि कोई है एक जेंटलमैन आपसे मिलने आए थे, मैं तो नहीं जानती हूँ, अब वो आपसे मिलने आए थे। एज जेंटलमैन केम टू मीट
यू 2011 के एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना। और देखते हैं, शी इज इंडियन बट हर हस्बैंड इज यूरोपियन, आर्टिकल है। तो ध्यान देना, ए और एन मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया था, साउंड के अकॉर्डिंग चलना है। कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी कि व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा, वॉवल साउंड है तो एन आएगा। ए, आ, ई पढ़ाए हैं क्लास में, देख लेना नोट्स। और यदि क, ख, ग का साउंड है तो ए आएगा। तो इंडियन, इंडियन ई से शुरू हो रहा है, क्या है ये साउंड है तो एन आएगा। पहले वाले में क्या आएगा, शी इज एन इंडियन। ओके, दूसरा वाला क्या है, यूरोपियन। ध्यान देना, मैंने पढ़ाया था तुम्हें यूरोपियन, है ना, पढ़ाया था है ना। यूनियन, 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 है ना, यू, ओके, यूनिक पर्सन, पर्सन, सॉरी पर्सन, यूनिक पर्सन। तो ये ई, यू, ई वॉवल दिख तो रहे हैं, लेकिन साउंड इनमें सब में ये का आ रहा है, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इनके पहले हमेशा ए का प्रयोग करना है। वैसे ही मैंने और आपको बात बताए थे, जैसे ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, है ना, ऑनरेबल, ऑनरेबल मैन। तो ये एच आ रहा है लेकिन ये साइलेंट है, इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का। ये टॉपिक में पढ़ा है, टॉपिक को एक बार देख लेना। जैसे आ, इनके पहले एन का प्रयोग हम करेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, क्या आ रहा है पीछे, ये यूरोपियन आ रहा है, क्या आएगा, ए। इसका मतलब हमारा जो चौथा वाला आंसर है हमारा करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, कि ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं कल। ओके, ए का साउंड आ रहा है, अमेजिंग, क्या आएगा, एन आएगा, है ना, इजी है। ये भी पढ़ाया हुआ है, जब किसी एक सामान्य व्यक्ति की किसी दूसरे विशेष व्यक्ति से तुलना की जाती है, वैसे तो प्रॉपर नाउन यानी कि किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। फिर कहता हूं, किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की किसी दूसरे विशेष व्यक्ति से तुलना की जाती है, तो उस सामान्य व्यक्ति के नाम के पहले या सामान्य स्थान के नाम के पहले तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन उस विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति जिससे तुलना की जा रही है उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। कालिदास इज, ये इज यहाँ आएगा, कालिदास इज डॉट 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 बाद में आएगा ना, ये ध्यान रखना, थोड़ा मिस्टेक है। कालिदास इज, तो ये तो सामान्य है, कालिदास की तुलना की जा रही है किससे, शेक्सपियर से। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ द इसका आंसर होगा। ऐसे और भी सेंटेंस में बोल सकता हूं, जैसे जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। तो जयपुर सामान्य है, उसकी तुलना की है पेरिस से, पेरिस के पहले द आ गया। कोटा, कोटा इज द नालंदा ऑफ राजस्थान, कोटा इज द नालंदा ऑफ राजस्थान। ओके, मैंने कहा न्यूटन, सॉरी सीवी रमन इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, सीवी रमन एक सामान्य व्यक्ति, इसकी तुलना की गई न्यूटन, न्यूटन के पहले द आ गया। ओके, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द topic. Okay, these kinds of questions have been asked many times, or again it will be asked. Okay, अगला क्वेश्चन है, it has been raining morning. तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, कंजंक्शन पढ़ना है, सॉरी प्रेपोजिशन पढ़ना है, कंजंक्शन पढ़ना है। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या तो सिंस आएगा या फोर आएगा, उसके साथ में टाइम आएगा। पढ़ा चुका हूं, कितनी बार पढ़ा चुका हूं। तो फ्रॉम तो यहाँ आने वाला नहीं है, टू यहाँ आने वाला नहीं है, तो सिंस आएगा या फोर आएगा। सिंस किसके साथ आता है, निश्चित समय के साथ आता है, निश्चित समय के साथ आता है, जबकि फोर किसके साथ आता है, अनिश्चित समय के साथ आता है। तो ध्यान देना, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, या किसी कोई प्रॉपर डेट जैसे 15 अगस्त, जैसे कोई प्रॉपर दिन जैसे संडे, तो ये निश्चित दिन में आते हैं। सिंस संडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 15 अगस्त, ओके, सिंस 2010। तो ऐसे अगर निश्चित समय हो तो सिंस आएगा, और जो अनिश्चित समय होता है जैसे 2 दिनों से, 5 महीनों से, 50 दिनों से, 5 सालों से, तो फिर फोर आता है।
मॉर्निंग आ रहा है, आंसर हमारा क्या राइट रहेगा, सिंस राइट रहेगा। ओके, ये ज्यादा बताने की बात नहीं, बच्चों वाले क्वेश्चन से। इसमें क्या हुआ, यस्टरडे। ओके, आई केम द डे, मैंने अभी एक फ्रेज पढ़ाई थी आज के प्रश्न में, द डे बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे के पहले बिफोर आएगा, द डे बिफोर यस्टरडे होता है ना। ओके, उसके बाद ध्यान देना, राम अग्रीड माई प्रोपोजल, इसमें जो प्रेपोजिशन हमें फिल करना है, ये कंफ्यूज करने वाली एक वर्ब होती है भैया अग्री, थोड़ा समझ लेना। अग्री के साथ या तो टू पूछा जाएगा या फिर विद पूछा जाएगा, अग्री के साथ टू पूछा जाएगा या विद। तो ध्यान देना, अग्री के बाद खाली स्थान होगा, प्रेपोजिशन पूछा जाएगा यदि कोई नॉन लिविंग थिंग दे रखी है, नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव, ये ध्यान रखो आप, तो निर्जीव वस्तु अगर दे रखी है तो आपको टू भर देना है। और यदि कोई पर्सन दे रखा है, पर्सन यानी व्यक्ति या सजीव, सजीव में जानवर मत समझ लेना, ये साइंस वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ पर्सन व्यक्ति विशेष दे रखा हो तो विद। यहाँ क्या है, माई प्रोपोजल, प्रोपोजल क्या है, प्रस्ताव, प्रस्ताव क्या है, निर्जीव, प्रस्ताव क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो क्या आएगा आंसर, अग्री टू आएगा, विद नहीं आएगा ना। अगर यह हो जाता राम अग्रीड मी, राम अग्रीड विद होता तो फिर यह विद आ जाता है ना। अब ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, हिंदी को इंग्लिश में। कल रात से बारिश हो रही है, कल रात से हो रही है यानी कि लास्ट नाइट, लास्ट नाइट किस में आ रहा है, इसमें किसी में नहीं, इसमें लास्ट नाइट आ रहा है ना। उसके बाद बारिश हो रही है, रहा है, रही है किसमें है, कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट, यानी कि कौन सी वर्ब होगी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है ना। लेकिन यह कल रात से यानी कि समय दे दिया, से के अर्थ में आएगा सिंस या फॉर, ये चीजें क्लिक करनी चाहिए तुरंत, सिंस या फॉर। और कल रात यानी कि टाइम दे दिया, तो सिंस या फॉर के साथ में क्या रहेगा, लास्ट नाइट। ध्यान देना, बारिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेन, लेकिन यहाँ बारिश वर्ब के रूप में आ रही है तो रेनिंग, तो इट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, इट, तो ये दोनों तो है ही नहीं राइट। ओके, हो रही है कंटिन्यूअस, तो ध्यान देना, रहा है, रही है अगर देखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन कल रात से अर्थात सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होकर के इस वाक्य में क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें क्या हो जाता है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, तो ध्यान दे लो, ये हैज बीन रेनिंग आ जाएगा, सिंस लास्ट नाइट, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, इफ यू डिसाइड। अब ये इफ वाला सेंटेंस में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा क्योंकि ये वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई इफ कंजंक्शन से जुड़े हुए हो, तो यदि इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस वाला वर्ब हो तो कोमा लग करके इधर विल, शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या कैन भी हो सकता है या मे भी हो सकता है। एक तो ये पैटर्न ध्यान रख लेना ना, एक इफ के साथ एक ये वाला पैटर्न भी आता है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर क्या होगा, वुड, कुड, शुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। और एक तीसरा पैटर्न, इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इधर क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, या वुड के साथ कुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है। तो एक तो ये पैटर्न ध्यान रखना है ना, तो ये मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन सॉरी क्लासेस में तो पढ़ाया है, लेकिन आज यहाँ डिटेल से नहीं, लेकिन यहाँ आई बात तो मैंने समझा दिया, पैटर्न याद रखना है। तो इफ यू डिसाइड, यदि तुम निश्चय करते हो, यदि तुम निश्चय कर लो, यदि तुम निश्चय कर लो तो आप इसे कर सकते हो, तो तुम यह कर सकते हो, है ऐसा है क्या कुछ, यदि तुम निश्चय कर सकते हो, सकते कैसे आ गया यहाँ, या कोई कैन थोड़ी है, कैन नहीं है, निश्चय है। यदि ये निश्चय है, निश्चय है नहीं है, यदि निश्चय किया तो नहीं,
ये हमारा आंसर है। यदि तुम निश्चय कर लो तो तुम ये कर सकते हो। ओके, ये हिंदी है। उसके बाद में एक और प्रश्न है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। बहुत इजी है, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, गॉड इज ओमनीपोटेंट। ओके, ओमनीपोटेंट, ओके राइट। ओमनी प्रेजेंस सर्व विद्यमान होता है, कंफ्यूज मत होना। उसके अलावा डेपुटेशन, डेपुटेशन के लिए हिंदी वर्ड होता है प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड होता है प्रतिनियुक्ति। नियुक्ति के लिए ज्वाइनिंग शब्द इस्तेमाल होता है, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग है ना, ज्वाइनिंग शब्द होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपरिहार्य। अपरिहार्य, इसके लिए हम यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल होता है अनअवॉइडेबल। नेसेसिटी का मतलब आवश्यक होता है, अर्जेंट मतलब भी आवश्यक होता है, जस्टिफाइड मतलब जिसको हम जस्टिफाई करते हैं ना कि इसको जस्टिफाइड कर लिया गया है, मतलब वैध है ना। तो अनअवॉइडेबल यहाँ पर अपरिहार्य के लिए इंग्लिश वर्ड यूज होगा। ग्रांट, ग्रांट जो यूज किया जाएगा, पहले इससे पहले जो प्रश्न निकलेगा उसको देख लेते हैं। ग्रांट, ग्रांट जो प्रश्न इसके लिए अनुदान के लिए यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, ये ध्यान रख लेना, इजी प्रश्न है, कर सकते हैं, आए हुए प्रश्न है सब, है ना। स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी है ना, जिद्दी। मोडेस्ट मतलब विनम्र होता है, वेरिएबल अलग है, ब्लंट, ब्लंट तीखा, तीक्ष्ण। ऑब्स्टिनेट जो अडिग रहता है, किसी चीज के ऊपर अड़ जाता है ना, अडिग, उसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि सिनोनिम पूछ रहा है ये भी बता दूं, मैंने ये चीज नहीं बताई, कई बच्चे को कंफ्यूजन रहता है सिनोनिम। तो सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, जो हिंदी में पर्यायवाची। और एंटोनिम, एंटोनिम जो होता है इसका मीनिंग होता है विलोम शब्द। तो ये ध्यान रख लेना, जहां सिनोनिम है तो पर्यायवाची पूछ रहा है, उसी के सेम अर्थ वाला पूछ रहा है। अगला प्रश्न है परमानेंट। परमानेंट के लिए वही सिनोनिम की बात चल रही है, तो परमानेंट मतलब जो स्थायी है वो ड्यूरेबल, इसका आंसर है ना। लॉन्ग शॉर्ट अलग है। डिबोनायर, ये नया वर्ड है डिबोनायर, इसका मतलब होता है खुश मिजाज व्यक्ति, खुश मिजाज या आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति, आत्मविश्वासी जो व्यक्ति होता है, इसके लिए डिबोनायर वर्ड यूज करते हैं। बामी नहीं है, स्टीमी भाप वाला, ऑकवर्ड बद्दा नहीं। इसका आंसर स्पोर्टिव है, ध्यान रखना। जो स्पोर्ट खेलता है ना वो कैसा रहता है, हमेशा खुश रहता है, आत्मविश्वासी रहता है, ऐसे याद रख लेना। स्पोर्टिव, डिबोनायर दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, है ना। एक प्रश्न जो हमारे पूछा गया है, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल, अच्छा वन वर्ड, पॉलिटिकल रीजंस अर्थात राजनीतिक हत्या जिसे कर, मतलब किसी हमारी निजी दुश्मनी निकालनी है और राजनीतिक हत्या जो की गई है, तो उसके लिए एक सिंगल वर्ड जिसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कौन सा होगा। तो सुसाइड, इसकी स्पेलिंग गलत है, सुसाइड ये ऐसा होता है, इसका मतलब होता है आत्महत्या, सभी जानते हो, स्वयं हत्या करता है। तो आत्महत्या तो नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल रीजन में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे को मारता है ना, पॉलिटिकल। जिनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, ये भी नहीं है। असैसिनेशन करेक्ट आंसर है। होमिसाइड का मतलब तो मानव हत्या, मानववध, है ना। इसका आंसर क्या हो गया, असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या ओनली। और देखते हैं, ओके ओके। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है। तो इंटॉलरेंट का मतलब तो असहन, जो व्यक्ति जो असहनीय होता है, इंटॉलरेंट जिसको सहन नहीं कर सकता है ना। बिग बाइगेमिस्ट का मतलब जिसने दो शादियां की है, यानी कि दो पत्नियां जिसकी होती है, उसको बाइगेमिस्ट बोलते हैं। बाइगेमिस्ट, ये स्पेलिंग ध्यान रखना, आई पहले आएगा, एस बाद में आएगा ना। मिसोजिनिस्ट, ये मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, कि वह आदमी जो औरतों से नफरत करता है। गलीबल का मतलब होता है भोला वाला व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति, इनोसेंट टाइप का व्यक्ति होता है गलीबल, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, मिसोजिनिस्ट। अगला प्रश्न है हमारा, गवर्नमेंट रन बाय पीपल इज कॉल्ड, वह जनता जो, सॉरी वह गवर्नमेंट, वह सरकार जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है। आप जानते हो
अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता के द्वारा जनता के लिए, है ना, अर्थात डेमोक्रेसी, हिंदी में बोले तो लोकतंत्र। इसका आंसर होगा, इसको भी समझ ले, मोनार्की, जो मोनार्की मतलब राजा जिसमें होता है, ऑटोक्रेसी जिसमें, इसमें तो राजा होता है जिसे राजशाही बोलेंगे, है ना, ऑटोक्रेसी तानाशाही जिसे हम बोलते हैं, है ना, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही जिसे हम बोलते हैं, आईएएस वगैरह, जो आईपीएस वगैरह, आईएएस जो सरकार चलाते हैं, जिला कलेक्टर वगैरह, है ना, ये है। उसके बाद में बस एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द क्वेश्चंस। दोस्तों लगभग हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं और लगभग जो भी टॉपिक हमारे चतुर्श्रेणी एग्जाम में आने वाला है, हर टॉपिक को इन कुछ क्वेश्चंस को करते हुए, कुछ उनका एक्सप्लेनेशन करते हुए कवर किया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो उम्मीद है उस उम्मीद के साथ में, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डिप्रेशन के, बिना किसी दबाव के, प्रेशर के, कल के एग्जाम में आप बैठे और आप अपने भविष्य को ऊंचे आयामों तक पहुंचाए। ऐसा ही मैं और ये एकलव्य क्लासेस की टीम आपका भविष्य उज्जवल हो उसकी मंगल कामनाएं करती है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।